हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे ही प्रश्न आते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा तब इसको याद करेंगे तो फिर नहीं होने वाला आपसे, ठीक है। क्योंकि लास्ट में इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे वैसे आप सिर्फ वीडियो देखिए और याद कीजिए। शुरू से पढ़ेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, तो ही आप अच्छी खासे नंबर ला सकते हैं। अगर यह सोच रहे हैं कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा तो आपसे बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं बोल नहीं भर ही बोल सकता हूँ, ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, क्योंकि आप तो मेरा मतलब कि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं आपको बोलूँगा कि पढ़ो। ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं, आपको वीडियो दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा क्या। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ फ्री में दिया जा रहा है। इतना अच्छा ऑफर तो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेगा कि आपको पीडीएफ फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए और पीडीएफ लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो नहीं पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2023 में भी पूछा है इस क्वेश्चन को। देखिए बोला जा रहा है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देना है। कैसे आंसर देना है चलिए बताता हूँ। इसका आंसर है तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक, ठीक है, विधि के कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। एक सेकेंड, इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। जाना जाता है वस्तुओं किसी, एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कहाँ पड़ता है यहाँ। किसी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और, ठीक है, और कार्बन 14 के समान मात्रा में पाया जाता है, और मृत्यु की, ठीक है, अवस्था में, यानी कार्बन, सी का माने कार्बन होता है तो सी ही बोल सकते हैं, ठीक है। C12 तो स्थिर रहता है, यानी कार्बन स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 का नियंत्रण बल होने के, ठीक है, यानी बल होने लगता है। और लगता है कार्बन का अर्थ, एक सेकेंड इसको ऊपर कर लेते हैं। कार्बन का अर्थ आयु, यानी कि सॉरी क्या अध्यर्थ होगा, अध्यर्थ आयु काल के 1568 प्लस 90 वर्ष होता है। और अर्थात इतने, ठीक है, इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 यानी कि C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु की काल गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की पुरानी मानी जाएंगी, इसी के आधार पर प्राचीन संहिताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको आपको याद करना है, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, वहाँ से आप याद कर सकते हैं आसानी से, नहीं तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए आगे बोला जा रहा है कि, देखिए इसका आगे बोला आगे मतलब कि प्रश्न में बोला कि सिंधु घाटी से संबंधित गिरिह, ठीक है, गिरिह स्थापत्य पर एक टिप्पणी दे। क्या बोला, एक टिप्पणी को लिखने को बोला है, ठीक है, सिंधु घाटी संबंधित से। तो आपको टिप्पणी कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। इसको लिखना क्या आंसर में, सिंधु घाटी सभ्यता की गिरिह, ठीक है, स्थापत्य कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर और, ठीक है, आवासीय भवनों के उदाहरण, ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। करता रहे से कई आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर, एक सेकेंड, जिसके चारों ओर कमरे बने थे, और संभवतः आंगन खाना पर, यही सारा बातें आपको लिखना है, ठीक है। जब विशेषता पूछ रहा है, यानी किसके विशेषता क्या क्या बारे थे वो इसको लिखना है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और बताइए करने, ठीक है, कताई करने जैसी, ठीक, गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ एक अन्य, ठीक है, अन्य सोचन, एक सेकेंड, अन्य रोचक हो जाएगा। अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपने एकांतता दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल बनी दीवारों में, ठीक है, दीवारों में खिड़कियाँ नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार, एक सेकेंड, मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा, ठीक है, अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों से फर्श से बना अपना, ठीक है, अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार से माध्यम से क्या बोला है, सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ नगरों
कुछ घरों की दूसरे तल या छत पर हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले। यानी कि जो घर के छत पर जो पानी का टैंक लगा के रखते हैं ना, जो पानी बरसात का पानी रोकने के लिए, उसी को बोलते हैं। ठीक है, और उधर मतलब कि जो फर्स्ट टाइम बताया उसको आप याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन इसको आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में और याद करने में, वहाँ से आप रख सकते हैं याद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि कई आवासीय कुएं, ठीक है, आवासों में कुएं थे, जो वहाँ कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे अक्ष में बनाए गए थे जिसमें देखिए जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। और विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुआं की कुल संख्या लगभग 700 थी। कितनी थी? 700। आपको ये याद रखना है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। कुओं की संख्या मोहनजोदड़ो में कितनी है? तो 700। वैसे बहुत सारा इसमें सब्जेक्टिव बनेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अगर सब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से याद करेंगे तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है, यानी कि आगे नंबर में, ठीक है, नंबर इसलिए नहीं दिए कि नंबर देते हैं तो मतलब कि थोड़ा लेट लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी बनाने के चक्कर में नंबर नहीं दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नान घर के विषय में आप लिखिए। सार्वजनिक यानी कि मतलब सार्वजनिक नहीं समझ रहे हैं क्या? आप लोग समझते होंगे। ठीक है, सार्वजनिक माने तो सबको यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं सार्वजनिक। चलिए देखते हैं इसका आगे क्या बोल रहा है। आगे में बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो, आंसर में लिखना मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नान घर अपना विशेष, ठीक है, अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों को कला का अद्वितीय नमूना, ठीक है, अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानघर तालाब धार्मिक, ठीक है, अवसरों पर आम जनता के नहाने के, ठीक है, नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तालाब इतना मजबूत बना हुआ है, इसकी दीवारों काफ़ी चौड़ी बनी हुई है, जो पक्की ईंट को, यानी कि जो अभी जो ईंट है तो कच्चा है, लेकिन उस समय का ईंट बहुत मजबूत था। ठीक है, वो तो हम लोग हड़प्पा समझौता में पढ़ चुके हैं। तो पक्की ईंटें वो तो पढ़ ही रहे ना, वो सॉरी क्या बोल रहे हैं, पक्की ईंटों और विशेष, ठीक है, विशेष प्रकार के सीमेंट है ताकि पानी अपने, ठीक है, अपने आप बाहर ना निकल सके। वैसे थ्योरी में मैंने तो कंप्लीट बता दिया हूँ, फिर भी अगर वहाँ उसको पढ़े होंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से बना लेंगे, नहीं तो देखिए फिर भी। ठीक है, नीचे उतरने के लिए ठीक है बनी हुई थी, यानी माँ बनी हुई थी, और पानी निकलने के लिए नालियों का सभी प्रबंध था। ठीक है, क्या था? प्रबंध। यानी कि यहाँ तक इसको क्लियर हो गया, यहाँ तक इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सब जितना भी है इसमें इंपॉर्टेंट ही है, आपको इसको याद करके ही जाना है। ठीक है, देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या स्रोत है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध है। ठीक है, सर्वप्रथम हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों खुदाई से प्राप्त विभिन्न भवनों, गलियों, ठीक है, बाजारों, स्नानघरों आदि अवशेष हड़प्पा संस्कृति प्रकाश डालते हैं। ठीक है, इन अवशेषों का हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण एवं, ठीक है, नागरिक प्रबंध के विषय में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त है। आगे क्या बोला जा रहा है? दूसरे कला में विभिन्न नमूनों से जैसे मिट्टी के खिलौने, धातुओं की मूर्तियां और ठीक है, विशेषकर और नाचती हुई लड़की की तांबे की प्रतिमा आदि, ठीक है, आदि से हड़प्पा के लोगों कला एवं, ठीक, कारीगरी पर पर्याप्त प्रकाश प्राप्त, ठीक है, पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि, ठीक है, मोहरे, ठीक है, मोहरे से जो भी अपने ही, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इससे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों को धर्म, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों तथा लिपि के
उपस्थिति से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोगों पढ़े लिखे थे। इस लिपि के पढ़े जाने के बाद अनेक संबंध कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वहाँ के जो लिपि थे ना, तो मतलब कि लिपि को कोई पढ़ नहीं सका अभी तक कोई विद्वान, वो तो हम लोग हड़प्पा थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ के तो लोग तो पढ़े लिखे ही थे ही, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे वाला चैप्टर, आगे चैप्टर नहीं आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाली। ये सब लोंग सब है, ठीक है। प्रकाश डाली का माने लोंग हो गया, ठीक है। देखते हैं, अगर इसको भी देख लेंगे अच्छा से तो शॉर्ट में पूछेगा तो फिर भी आप बना लेंगे, ठीक है। देखते हैं, आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। और देखते हैं, 1 नंबर में लिख देना कि मातृ देवी की पूजा होती थी। 2 नंबर में लिख देना कि पशुपति की पूजा प्रचलित थी, और ठीक है प्रचलित थी। कुबर वाले बेल, ठीक है, पूजनीय था, उसको भी पूछते थे, ठीक है। जो कुबर यानी कि ऊपर में जिसका बैल के ऊपर में जो हम लोग तो इधर चट्टा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको कुबर बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं। और 3 नंबर में लिख देना क्या, पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। 4 नंबर में लिख देना कि नाग पूजा भी होती थी, ठीक है। वहाँ की नाग भी पूजा होती थी, सूर्य पूजा भी होती थी, अग्नि पूजा भी, वेदी पूजा भी, और संकेत मिलती थी। ये सब संकेत मिलती है कि वहाँ को पूजा करते थे। उससे तो अभी तो पाकिस्तान में है हड़प्पा, और वो तो हड़प्पा तो विनाश हो गया ना, और मतलब कि चारों तरफ से उसका विनाश ही कारण बन गया। और 5 नंबर में लिख देना कि एक पूर्ति के एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती के देवी की ठीक है मूर्ति है। संभव कि हड़प्पा वासियों की धरती को उपरोक्त उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन काफ़ी, ठीक है, काफ़ी हद तक आज हिंदू धर्म से ही सामान मिलता है या मिलता है। यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन बोल सकती हैं आपकी कि हिंदू की तरह मतलब उसका धर्म था, ठीक है, लेकिन वहाँ मंदिर प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। ये सब सारा लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग ही पहले बता दिए, थोड़ा लॉन्ग पीछे में बताना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें, तो इसका आंसर आपको लिख देना कि हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। यह उत्तर, ठीक है, यह उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण नर्मदा घाटी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान, ठीक है, मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीर पूर्व उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूरे पूर्व से पश्चिम तक 600 किलोमीटर तथा उत्तर में दक्षिण में 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं पर विवेचना करें, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिख देना है कुछ इस टाइप से। हड़प्पा वासियों बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे, और मातृ देवी इनकी प्रमुख देवी थी। यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, मातृ देवी इसका प्रमुख देवी थी, और देवी थी। मिट्टी की बनी अनेक स्त्रियों की मूर्तियाँ जो मातृ देवी की प्रतीक से बड़ी संख्या में मिली है, ठीक है, मिली है। देवताओं से प्रधान पशुपति या आद्य शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए मोहर, ठीक है, मोहर पर योगेश्वर, ठीक है, योगेश्वर की मूर्ति के पशुपति महादेव माना गया है। सिंधु वासियों नाग, ठीक है, कुबर, दाग, सार, वही जो हम बताए थे ना आगे वही आ गया ना, ठीक है, सार, लिंग, योनि, पीपल वृक्ष की भी पूजा करते थे। जल पूजा, अग्नि पूजा और बलि प्रथा, ठीक है, और प्रचलित थी। और देखते हैं आगे बोला जा रहा है कि मंदिर और क्या बोला, मंदिर पुरोहितों के अस्तित्व नहीं मिला, ठीक है, वही जो आगे में बताई हुई है, शायद कहीं वही क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि इतिहास, ठीक है, इतिहास लेखक में अभिलेखों का
क्या महत्व है, अभिलेखों का क्या महत्व है। तो इसका आंसर आपको लिख देना। कैसे लिखना, अभिलेखों के तात्पर्य है पाषाण धातु मिट्टी के बर्तनों के आदि पर खुदे हुए ठीक है लेखों से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक अर्थार्थ तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। और अशोक ठीक है केवल अशोक के धर्म, एक सेकेंड, ये तो दूसरा चैप्टर को गया, ये तो नहीं पढ़ा, फिर भी आप जान लीजिए ठीक है। अभिलेखों द्वारा उसमें धर्म की प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय ठीक है पहलुओं आदि का विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक लेखक के अभिलेखों की ठीक है, ये तो सॉरी ये अगला चैप्टर से है, लेकिन फिर भी बताता हूँ। महत्ता इसे ठीक है महत्वता के इसमें से स्पष्ट हो जाती है कि एक पत्र ठीक है एकमात्र अभिलेखों के ही आधार पर ठीक है भंडारकर महोदय के अशोक का ऐतिहासिक लेखक के सफल प्रत्ययन किया है। ठीक है, चलिए अब आगे वाला देखते हैं। आगे वाला है सिंधु से ठीक है, सॉरी वो आगे चैप्टर वाला राजा किसान और नगर वाला का क्वेश्चन आ गया था। खैर कोई बात नहीं, अब उसको भी देख लीजिए, वो भी आएंगे आपको आगे में। ठीक है, चलिए आगे में बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। तो इसका आंसर आपको कुछ इस टाइप से लिखना है। चलिए बताते हैं। लिखना क्या, सिंधु घाटी के लोगों नगरों में रहने वाले वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रोपर जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। उनकी नगर व्यवस्था में के संबंधित निम्नलिखित में से अवशेष ठीक है विशेषताएं का मुख्य रूप का उल्लेख है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के नगर के विशेष योजना के अनुसार बनाए गए इन लोगों के बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के कोण पर काटती है। क्या बोला है, मतलब जो वहाँ के नगर जो थे तो पूरा जो सड़क जो थे 90 डिग्री में बिल्कुल काटते थे। ठीक है, और गलियों का निर्माण किया गया था ताकि डोकमेके के अनुसार चलने वाला वायु ठीक है उन्हें अपने आप ही साफ कर दे। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख किया, यानी कि हड़प्पा की सिंचाई का जो क्या क्या महत्व है, कैसे कैसे करते थे, वही पूछ रहा है। सीधी सी बात, वहाँ से कैसे कैसे सिंचाई होते थे। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जाए कि हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहर जो नाले जो बनते हैं, जो पानी जाते थे, नहर के कुएं, तालाब, जल संग्रह माने नहीं समझ रहे, जो मकान पे जो रखते हैं, जो मतलब कि टैंक बना के। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, संग्रह करने वाले स्थापना ठीक है स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग लाया जाता था। और देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। क नंबर में अफगानिस्तान में सोतुगई नामक स्थल हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में चिन्ह प्राप्त हुए हैं हड़प्पा का। और आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई किए गए कुओं भी इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जाता है। ग नंबर में हो जाएगा गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान के तालाब में मिला इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग में लिया जाता था। ठीक है, और यहाँ से अब इसको यही पता चलता है ना, ये धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, इसको याद रखें, ऑब्जेक्टिव बनता है। आगे क्या बोला जा रहा है कि उत्तरापद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको डिटेल में चाहिए तो इसको आंसर यहाँ देखना पड़ेगा ना। आंसर में है कि उत्तरापद उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं, व्यापारिक मार्ग यानी व्यापारिक मार्ग। ठीक है, व्यापारिक मार्ग नहीं समझ ले, मार्ग मतलब होता है रास्ता। ठीक है, व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो मौर्योत्तर युग बहुत, ये भी चैप्टर 2 से है। ठीक है, क्या करते हैं यार, ख्याति प्राप्त था। यह मार्ग तक्षशिला से प्रारंभ, एक सेकेंड पढ़ा देता हूँ कि छोड़ दे,
चलो पढ़ा देता हूँ। प्रारंभ होकर पंजाब, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन आदि मार्गों से होता है। और देखते हैं आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला, कुआं भारत के पश्चिम तट पर स्थित भचौर, ठीक है, भरोच नामक स्थान पर समाप्त होता है। ठीक है, हो गया, इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी। मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहर केंद्र के प्रतिरूप प्रमुख विशेषताओं का लगभग 100 से 150 शब्द में आपको लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। लिखना है कि एक नियोजित शहर के केंद्रीय रूप में मोहनजोदड़ो, ठीक है। और 1 नंबर में लिख देना कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र के विकास था। आइए ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल सबसे पहले खोजा गया स्थल था। ठीक है, देखते हैं आगे बोला जा रहा है कि बस्ती, ठीक है, बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। दुर्ग और दीवारों से घिरा हुआ था। और 3 नंबर में लिख देना कि निचला शहर भी दीवारों से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों से ऊंचाई चबूतरों पर बनाया गया था जो कि निम्न कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि इस मिश्रित श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी एक सेकंड पहले ऊपर कर लेते हैं, ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम माने मजदूर होता है। ठीक है, श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर आश्रम आवश्यकताएं पड़ी होगी। देखते हैं आगे बोला जा रहा है कि शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजित किया गया था और फिर उनके अनुमान कार्यान्वयन के नियोजित के अन्य लक्षण में ईंटें शामिल है जो भूले धूप से सुखाकर अथवा मिट्टी में पकाकर बनाई गई हो, इसके निश्चित अनुपात की होती है थी, जहां लंबाई और चौड़ाई क्रमशः और 4 गुना बस्तियों की प्रयोग लाई गई थी। ठीक है, इसको डिटेल में लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे, बस आपका आंसर कंप्लीट। तो मिलते हैं। वैसे भी तो थ्योरी से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो हो गया, मतलब कि शॉर्ट लॉन्ग, इसमें पूरा जो 2 चैप्टर 2 इसमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताती हैं अगले चैप्टर से, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको याद रखना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप याद रखिए।